हाँ डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोग रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के तहत हम लोग पढ़े थे गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, किस तरह से बाहरी हवा जो है इंस्पिरेशन के तहत फेफड़े में प्रवेश करती है और एल्वियोलाई में जा करके, और कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज सरफेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। आज का जो थीम है हमारा, आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में, यानी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे जो है उसका सर्कुलेशन होता है और किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में स्टडी करने के पहले हम लोग गैसेस एक्सचेंज सरफेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। गैसियस एक्सचेंज सरफेस, क्या कहा हमने, गैसियस एक्सचेंज सरफेस यानी गैसों के गैसीय विनिमय का सतह क्या होता है, गैसीय विनिमय का सतह, इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी कर लें, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फेफड़े के अंदर हमने आपको बताया था कि एल्वियोलाई होती हैं। एक एल्वियोलाई, तमाम तरह की 15 करोड़ एल्वियोलाई एक फेफड़े में होती हैं और ये कैपिलरीज से घिरी हुई होती हैं। ठीक है, किससे घिरी होती हैं? कैपिलरीज से। ये कैपिलरीज जो है, जैसे कि यहाँ पे हम एक एल्वियोलाई को शो करते हैं, ये आपका एल्वियोलाई है, एक कूपिका है, और इससे लगी हुई ये आपकी एक कैपिलरीज है। कैपिलरीज तो बहुत संख्या में एल्वियोलाई को घेरे हुए होती है और महीन पतली भित्ति वाली ये कैपिलरीज होती हैं। अब जो गैसियस एक्सचेंज का जो सतह होता है वो कितने लेयर को पार करके ये O2 जो है कैपिलरीज के अंदर आती है, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। इस एल्वियोलाई का एक आवरण होता है या एक झिल्ली लगी होती है, पतली झिल्ली, जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम, और यह पतली झिल्ली होती है, इसके थ्रू जो है वो O2 कैपिलरीज के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह से स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। ठीक है, इसी तरह से एक जो आवरण होता है या एक लेयर होता है वो इस कैपिलरीज में भी लगा होता है, जिसको कि हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरीज, ऑफ कैपिलरी। ठीक है, तो दो लेयर हो गया। दो लेयर को क्रॉस करके जो है यह O2 जो है गैसेस एक्सचेंज के तहत इस कैपिलरी में आएगी। इसके तहत इसके बाद कह रहा है कि अंदर जो है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो बेसमेंट पे मेम्ब्रेन जो है एल्वियोलाई के बाहर की तरफ होती है और कैपिलरीज के अंदर की तरफ होती है। तो ये आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। इसकी विशेषता होती है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आधारीय कला होती है वो नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है? नॉन सेलुलर। तो प्यारे बच्चों, इसको दिमाग में रखिएगा कि इन 3 लेयर से, 3 आवरण से हो करके और ऑक्सीजन को क्रॉस करना होता है, कैपिलरीज में जाना होता है। तो आप अगर सतह की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे, तो कितने सरफेस हो गए? पहला जो सरफेस है आपका वो है स्क्वैमस एपिथेलियम,
स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एलियोलाई, ठीक है। दूसरा जो सरफेस हो गया वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय कला, आधारीय कला। और तीसरी जो लेयर होती है वो स्क्वैमस या एंडोथीलियम भी इसको कहते हैं, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। तो क्या कहा हमने? देखिए एक्सचेंज जब गैस का होता है O2 का और CO2 का, जहां एक्सचेंज होता है वो O2 जो है 3 लेयर से होकर के, ठीक है, 3 लेयर से होकर के और वह गुजरती है और तब जाके कैपिलरीज में जाती है। इसके बाद जो आप देखेंगे किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है उसको भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि एक कैपिलरीज है, आप देखेंगे ये कैपिलरीज है और इस कैपिलरी से जो ये एलियोलाई है, सॉरी एलियोलाई है, और कैपिलरी आकर के खुलती है और फिर यह जाती है हार्ट के अंदर। ये हार्ट है आपका, ठीक है, ये हार्ट है। इस हार्ट से ये जो है ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है और यहाँ पे टिश्यू होता है, टिश्यू, ये टिश्यू है, सपोज करिए ये कोशिका है। इस कोशिका में O2 जो है यहाँ से चला, इस कैपिलरीज में आया और फिर इस तरह से हार्ट में गया, हार्ट से फिर आता है और फिर यहाँ आ गया आपका सेल्स के अंदर, ठीक है। जब सेल्स के अंदर आएगा तो इसे सेल्स ग्रहण करेगी और फिर CO2 यहाँ से निकालेगा। इस CO2 को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर आपका पहुंचाया जाएगा हार्ट में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में, और हार्ट से, है ना, हार्ट से फिर इस ब्लड को इस कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाएगा ताकि यहाँ से यह CO2 जो है निकल जाए और कुपिका में जाएगी, कुपिका से फिर फेफड़े में जाएगी। तो सर्कुलेशन आप देख रहे हैं गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो है, ऑक्सीजन एलियोलाई से कैपिलरीज में आई, कैपिलरीज से हार्ट में गया, हार्ट से फिर यह जो है कैपिलरीज के माध्यम से जाएगा टिश्यू में, वहां से फिर निकलेगा आपका CO2। क्या निकलेगा? CO2। अब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फिर हार्ट के दाहिने चैम्बर में, आर्किल में, फिर आर्किल से यह जो है वो फिर जाएगा कैपिलरीज के माध्यम से फेफड़े में, फेफड़े की कुपिका में, और कुपिका से फिर इसे एग्जिट आउट कर दिया जाता है। ये गैसेस एक्सचेंज के तहत होता है। गैसेस एक्सचेंज के बाद जो सर्कुलेशन होता है वो आपका ऑक्सीजन का वो इस तरह से होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन करने वाला कौन होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे एलियोलाई, ये एलियोलाई है, एलियोलाई के थ्रू जो है ऑक्सीजन आती है कैपिलरीज में। हम एक कैपिलरीज को यहाँ पे शो कर देते हैं, ये थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, है ना। तो देखिए ऑक्सीजन जैसे यहाँ आती है और ऑक्सीजन को गैसेस एक्सचेंज के थ्रू कैपिलरीज में आना है, तो कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का पासवर्ड होता है या कैरी आउट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है कह सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के थ्रू ही होता है। यानी ब्लड ही उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और ब्लड में किसके थ्रू होता है, तो बताया गया है कि 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी होती है। इसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू होता है, यानी प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन को कैरी करता है।
यहाँ पे आपको एक चीज और समझना होगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम सॉल्युबल होता है ना। ऑक्सीजन O2 इज नॉट वेरी soluble in liquid। क्या कहा हमने? देखिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में। तो जब लिक्विड फॉर्म में ये सॉल्युबल नहीं होता है तो मात्र 3% रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा होती है उसके द्वारा 3% ही ऑक्सीजन जो है कैरी किया जाता है। बाकी आरबीसी के द्वारा यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के द्वारा जो है इस ऑक्सीजन का यानी 97% है ना, 97% जो है O2 किसके द्वारा कैरी होता है? आरबीसी के द्वारा। एक आरबीसी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, एक आरबीसी की सेल है ये। इस आरबीसी के द्वारा जो है वो 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कैपिलरीज क्या है? ब्लड जो है एक नदी, समझ लीजिए नदी है, और नदी में कैसे ऑक्सीजन जाएगा उसको आपको यहाँ देखना है कि नदी में ऑक्सीजन बह करके जाएगा या नाव पे बैठ करके जाएगा, कैसे जाएगा? तो मात्र 3% ही वो एक फ्लो के रूप में जाता है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में जाता है। 97% वो आरबीसी जस्ट लाइक बोट होता है। आरबीसी बोट का काम करता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और उसके थ्रू 97% ऑक्सीजन जो है कैरी करता है। जैसे या O2 ठीक है इस आरबीसी के अंदर प्रवेश करेगा तो आरबीसी के अंदर लगभग 280 मिलियन एचबी के अणु होते हैं। कितना हमने बताया? 280 मिलियन एचबी यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, एचबी के मॉलिक्यूल होते हैं। एचबी क्या होता है? तो एचबी जो है, देखिए एचबी जो है हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो किससे बनता है? हीमोग्लोबिन बराबर होता है हिम धन ग्लोबिन। हिम जो है ये आयरन है और ग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हिम और प्रोटीन से मिलकर के बनता है, और एक हीमोग्लोबिन के अणु में, क्या कहा हमने? एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 आपके ये होते हैं हिम के, यानी आयरन पाया जाता है। Fe की संख्या 4 होती है, ये Fe है आयरन। ठीक है, यानी 4 Fe के अणु जो है एक हीमोग्लोबिन के अणु में होते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्रत्येक Fe के अणु पर एक रिंग लाइक, या आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग के समान संरचना होती है जो प्रोटीन होती है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरा मिल करके आपका एक हिम का अणु हो गया, हीमोग्लोबिन का अणु हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं आरबीसी के अंदर 280 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है। और हीमोग्लोबिन ही आरबीसी के अंदर एक ऐसा माध्यम होता है जो O2 का परिवहन करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब जब हीमोग्लोबिन के अंदर, अब हीमोग्लोबिन के अणु जो है इसके अंदर इस तरह से पाए जाते हैं, ये आपके हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। जब हीमोग्लोबिन के अणु से आकर के यह जुड़ता है ऑक्सीजन का अणु, ठीक है, तो कह रहा है कि ये इंतजार करता रहता है
हीमोग्लोबिन का अणु की कैसे, जैसे ही ऑक्सीजन का अणु आए उसे हम एक्सेप्ट कर लें और उसको कंबाइन कर लें, उससे जुड़ जाएं। यानी Hb जो है O2 से मिल करके HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह ब्लड जो है वो लाल चमकीला हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग जो है चमकीला हो जाता है। अगर यह ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड होगा तो यह चमकीला नहीं होता है, बल्कि कुछ ब्लू कलर में होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि काला, एक तरह से की कंडीशन गाढ़ा लाल होता है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ Hb मिला रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकीला लाल रंग का होता है। आपको यह भी मालूम है कि जो ब्लड का रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कैसे यह जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब मिक्सअप होता है या जुड़ जाता है तो फिर यह आरबीसी आगे बढ़ती है, ठीक है। और यह आरबीसी आगे जाती है कैपिलरीज के अंदर। अब फिर यहाँ पे टिश्यू या सेल्स, यहाँ टिश्यू या सेल्स है ना। ये आप सपोज करिए टिश्यू है ना। ये इंतजार कर रहा है, कोशिका इंतजार कर रही है कि कब ऑक्सीजन आए। हम ऑक्सीजन के बिना तड़फड़ा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कब आए और उसे हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है और ठीक सपोज करिए कि यहाँ Hb हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है, ये ऑक्सीजन है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ ये सेल आई, ये आपकी आरबीसी की सेल है, इसे पहुंचना कहाँ है, तो टिश्यू के अंदर जाना है, सेल्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पर यह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो मतलब एक तरह से विखंडन होगा, ऑक्सीजन अलग होगी, हीमोग्लोबिन अलग होगा, और यह हीमोग्लोबिन अलग होकर के ऑक्सीजन चला जाता है इस सेल्स के अंदर, ये O2 यहाँ चला आया, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिक परिणाम स्वरूप जो CO2 बना हुआ है वो CO2 चला आता है इसके अंदर, ठीक है। यानी CO2 फिर कैपिलरीज के अंदर आ जाता है और यह CO2 फिर कैसे उसी रास्ते से, जैसे हमने बताया था अभी इसके पहले, वह CO2 युक्त ब्लड जो है अंततः चला जाता है आपकी कोशिका में और यहां से फिर एग्जिट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की खोज में हमेशा सेल्स जो है वो लालायित रहती हैं और जैसे ऑक्सीजन आता है उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और CO2 को छोड़ देती हैं, ठीक है। क्योंकि हर सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हर कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती हैं और उस एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप CO2 बनता रहता है और उस CO2 को एग्जिट आउट करना बहुत बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी है वो मुख्य O2 को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम होता है। मात्र 3% ही ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, बाकी 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। और एक चीज और आपको बता दें कि एक जो हीमोग्लोबिन का अणु है, ये हीमोग्लोबिन का अणु 4 आपके ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ अधिकतम जोड़ सकता है। यानी 1 भी जोड़ सकता है, 2 भी जोड़ सकता है और 4 भी जोड़ सकता है। अधिकतम 4 जो है अणुओं को अपने साथ जोड़ता है, कंबाइन करता है और फिर टिश्यू तक या सेल्स तक या अंग तक लेके जाता है। वहाँ ये जो है विच्छेदन हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन सेल्स में चला जाता है ना। और फिर वहां से रिलीज आउट होती है CO2 और उस CO2 को फिर एलियोलाई के थ्रू हम रेस्पिरेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 के बारे में स्टडी किया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको या लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
और इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम नेक्स्ट और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल।